19 सितंबर 2008 को जब बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था, मैं खुद भी वहाँ पर कवरेज के लिए गया था और वहाँ जो स्थितियाँ देखी मैंने कि जब एनकाउंटर हुआ उसके ठीक तुरंत बाद लोगों ने वहाँ इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, जबकि एनकाउंटर हुआ ही हुआ था। यानी कहीं न कहीं कानून, पुलिस व्यवस्था पर लोगों का भरोसा नहीं था और जहाँ तक याद है कि कर्नल सिंह साहब को मैंने उस वक़्त देखा था, इनको भीड़ ने घेरा हुआ था। ये जब एनकाउंटर हुआ, उसके बाद वहाँ पर कैसा सीन था? क्योंकि मैंने खुद भी आपको देखा था, मैं बहुत यंग जर्नलिस्ट था उस वक़्त, आपको लोगों ने घेरा हुआ था। एनकाउंटर के बाद क्या माहौल हो गया था वहाँ पर? वो जिस दिन ये एनकाउंटर हुआ था अ, उस दिन मैं एनकाउंटर के टाइम पे मैं स्पेशल सेल के ऑफिस में था। हुँ, उस दिन पुलिस हेडक्वार्टर में जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उनकी विजिट भी थी। हुँ, क्योंकि हमारी टीम बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रही थी, तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि जी मैं और मेरे डीसीपी आलोक जो हैं वो मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, इसकी हमें परमिशन दे दीजिए। तो उन्होंने उसकी परमिशन दे दी। तो मेरे पास फर्स्ट कॉल आई थी मोहन चंद शर्मा की। जब ये लोग अ, उस घर में जा रहे थे, उस समय उसने मुझे फ़ोन किया हुँ, कि सर कुछ लोग अंदर हैं हुँ, और हम अंदर जा रहे हैं। हुँ, तो मैंने उसको बेस्ट ऑफ लक कहा। हुँ, मैं एंग्शियसली वेट कर रहा था मोहन की दूसरी कॉल आएगी, लेकिन मोहन की कॉल नहीं आई। जो कॉल आई वो करीब 15 मिनट बाद संजीव यादव की आई। और संजीव यादव की उसमें बड़ा चोक्ड वॉइस थी, बिल्कुल जैसे आवाज़ नहीं निकल रही हो उसकी। तो उसने बताया कि सर वो मोहनचंद शर्मा को गोली लगी है एंड टेररिस्ट अंदर है। तो मैंने कहा कि उनको बाहर मत निकलने दो, घेरो उनको, मैं फ़ोर्स मंगा रहा हूँ। मीनवाइल मैंने गाड़ी में मैं बैठ गया, आलोक को भी मैसेज दिया मुझे रास्ते में मिलो, और हम इमीडिएटली वहाँ से रश किया। मैंने सीपी साहब को फ़ोन किया, बट सीपी साहब होम मिनिस्टर के साथ मौजूद थे, मेरा फ़ोन वो नहीं उठा पा रहे थे। मैंने फिर पीसीआर को कहा कि मुझे 5 कंपनी फ़ोर्स इमीडिएटली बाटला हाउस एरिया में चाहिए और 1 प्लाटून कमांडो फ़ोर्स चाहिए। अभी ये बात होके मैं निकला ही था, फिर इतने में नीरज कुमार जी का फ़ोन आया। हुँ, वो उस समय स्पेशल सीपी एडमिनिस्ट्रेशन थे, हुँ, कि उन्होंने पूछा कर्नल सिंह क्या हो गया है? तो हुँ, मैंने उनको हालात बताए। हुँ, तो उन्होंने कहा मैं अभी इमीडिएटली फ़ोर्स भेज रहा हूँ, वो डीसीपी साउथ को भी भेज रहा हूँ वहाँ। हुँ, वो पीएचक्यू में ही हैं, उनको हुँ, भेज रहा हूँ। हुँ, तो इमीडिएटली हम वहाँ मौके पे पहुँचे। हुँ, तब तक जो संजीव यादव का सेकंड जो एनकाउंटर है जो है वो हो चुका था। गाड़ी खड़ी करके पैदल ही हम जो अगर अगर वहाँ से मौके के लिए चलें तो पहले लेफ़्ट साइड पे खलीलुल्लाह मॉस्क आती है, हुँ, और ये गली है उसके राइट साइड पे गली है, ये करीब 100 मीटर की लंबी गली है। और जो L18 जो घर था वो करीब बीच में पड़ता है उस गली के लेफ़्ट साइड पे। हुँ, तो शुरू में बहुत भीड़ थी, आवाज़ें भी आ रही थी, लोग नारे लगा रहे थे। तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारा पूरी इंटेंशन थी कि पहले ऊपर जाके हुँ, पूरा मौका देखें क्या हुआ है। वहाँ पूरा मौका देखें कहाँ गोलियाँ लगी हैं, कैसे हैं। मीनवाइल इनको एक AK-47 भी जब सर्च कर रहे थे पुलिस, जो स्पेशल सेल की टीम थी, वो भी मिली। आसपास के जो रूम्स थे उनको भी चेक किया गया कि भाई कहीं टेररिस्ट यहाँ तो नहीं छुप गए हैं, जो 2 भागे हैं। उसके बाद में जब नीचे आया तो वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा था। एक हमारे पीआरओ थे उस समय, राजन भगत, हुँ, उनका फ़ोन भी आया कि जी लोग बड़े एजिटेटेड हैं कि जो खलीलुल्लाह मॉस्क है उसमें भी पुलिस सर्च करने वाली है। हुँ, और शायद किसी मीडिया में क्लिपिंग भी आ गई थी। हुँ, तो मैंने उसको कहा कि राजन को कि इमीडिएटली क्लैरिफाई करो कि ऐसा कोई हमारी इंटेंशन नहीं है। एनकाउंटर जो हुआ है वो टेररिस्ट के साथ हुआ है। AK-47 भी है वहाँ पर, और बाकी आगे की हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उनको क्लियर बता दो कि मॉस्क से हमारा कोई वो नहीं है। जो एक र्यूमर लोगों ने उठाने की कोशिश की थी, एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, वो हुँ, इमीडिएटली उस समय वहाँ कंट्रोल हो गई थी। हुँ। इस एनकाउंटर के बाद तुरंत जहाँ तक मुझे याद है, एनकाउंटर पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। क्या उस वक़्त आप फ़ेस कर रहे थे? क्या क्या मतलब क्यों सवाल उठ रहे थे? और आपने और आपकी टीम ने क्या फ़ेस किया था उस दौरान? सी वो टाइम बड़ा मतलब बहुत अच्छा टाइम नहीं था पुलिस के लिए, आई शुड कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जब कोई भी एनकाउंटर होता है
तो उसमें एक केस रजिस्टर किया जाता है, जो केस एनकाउंटर वाली टीम इन्वेस्टिगेट नहीं करती, कोई दूसरी टीम इन्वेस्टिगेट करती है। इस केस में भी पहले केस रजिस्टर किया साउथ दिल्ली पुलिस ने, फिर इमीडिएटली वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र हो गया था। तो उस इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल सेल का कोई रोल नहीं है। सेकेंडली, एनएचआरसी को रिपोर्ट जाती है 48 आवर्स में, जो मैंने नेक्स्ट डे एनएचआरसी को रिपोर्ट भेजी थी। एनएचआरसी का अपना डिस्क्रिशन है, वो खुद उसको एनालाइज कर सकती है और रिपोर्ट मांग सकती है। तो एनएचआरसी भी ओवरसी करती है चीज़ों को कि कोई गलत तो नहीं हो गया है। इसके बाद इस केस में एक और चीज़ हुई थी कि एक जो टेररिस्ट की डेथ हुई थी, किसी ने उसके बारे में उड़ा दिया कि जी वो 14 साल का है। तो माइनॉरिटी कमीशन से भी हमारे पास क्वेश्चंस आए और चाइल्ड राइट्स वालों से भी क्वेश्चन है कि 14 साल का बच्चा एनकाउंटर में कैसे मर गया। हालांकि वो 18 साल से ऊपर था, हमें उसका भी जवाब देना पड़ा, माइनॉरिटी कमीशन को भी जवाब देना था, हाई कोर्ट में भी ये लोग गए। तो आप कितनी जगह जवाब दोगे? आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, इनको जवाब दोगे? एक तो ये इशू है। दूसरी चीज़ जो हुई, वहाँ के वाइस चांसलर थे जामिया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने टेररिस्ट के फेवर में बोलना शुरू कर दिया कि हम इनके लिए फाइनेंसेस अरेंज करेंगे, इनके लिए मुकदमा लड़ेंगे। बड़ी अजीब बात है, आप सरकारी विश्वविद्यालय के हेड हैं, आपका क्या राइट है इस तरह के स्टेटमेंट देने के, एंड विदाउट वेरिफिकेशन। फिर ये 2008 का इशू है, तो सितंबर का, नवंबर दिसंबर में इलेक्शन थे पांच स्टेट्स में। अच्छा। एंड 2009 के शुरू में पार्लियामेंट इलेक्शन थे। तो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो गई एनकाउंटर के ऊपर कि किस तरह से वोट बटोरी है, उसके लिए एनकाउंटर पे कमेंट करो। बड़े अजीब अजीब कमेंट लोगों ने किए, और जब पॉलिटिकल लोग कमेंट करने शुरू करते हैं तो फिर लोगों को लगता है इसमें कुछ है। अनफॉर्चुनेटली कुछ सेक्शन ऑफ प्रेस भी अजीब अजीब स्टोरीज लेकर आए। जैसे एक उसमें स्टोरी छपी कि हमें एक विटनेस मिला है जिसने अपने घर से इस घर का पूरा नज़ारा देखा है। अब ये घर जो है 4 मंजिला है और ये एनकाउंटर 4th मंजिल पे हुआ था। इसके आसपास की सारी बिल्डिंग 2 मंजिल की है। अब 2 मंजिल की बिल्डिंग से 4 मंजिल का कोई नज़ारा देख रहा था, और ऐसा विटनेस कभी बाद में आया भी नहीं। फिर उन्होंने कहा जी मोहन चंद शर्मा को जो गोली लगी है वो पीछे से लगी है, 3 गोली लगी हैं, वो भी गलत था। मोहन चंद शर्मा को सामने से गोली लगी थी। फिर उन्होंने कहा जी क्लोज रेंज गोली लगी हैं, वो भी गलत निकला पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से। फिर उन्होंने कहा जी नहीं, इसको नीचे ले जाके मारा, फिर ऊपर घसीट के ऊपर लाए। स्टेज पे कोई मार्क नहीं थे घसीटने के। जी टेररिस्ट ने गोली नहीं चलाई। बाद में एक डर्मल नाइट्रेट टेस्ट होता है, जब कोई गोली चलाता है तो उसके हाथों में जो गन पाउडर है उसके कण आ जाते हैं। तो एम्स के डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने उनका हैंड वॉश लिया, हैंड वॉश CFSL भेजा उन्होंने। CFSL की रिपोर्ट आई जो टेररिस्ट थे उनके हाथों में गन पाउडर था। दैट क्लियरली इंडिकेट्स उन्होंने फायर किया। तो सारी चीज़ें उनकी जो लिखा, बट एक सेक्शन ऑफ मीडिया अगर इस तरह की बातें करता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत छाप दी, तो वो एक माहौल अच्छा नहीं था। मेरे पास मेरे सबऑर्डिनेट्स भी आए उस समय, तो बड़ा उन्होंने कमेंट किया कि सर हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं, क्या हमें फांसी पे चढ़ा देंगे ये? तो मैंने कहा चिंता मत करो, हमारे पास फैक्ट्स हैं, हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास सच्चाई है, तो कुछ होने वाला नहीं। फूलन ने जो बेहमई कांड किया है उसमें सिर्फ ठाकुरों की हत्या नहीं हुई है, बिल्कुल, उसमें मरने वाले जो है वो अदर कास्ट के लोग भी हैं। मेरा चैलेंज है, चैलेंज, अगर कोई चैनल ये साबित कर दे कि इनमें से कोई व्यक्ति डाकू था या फूलन देवी से उनका कोई लेना देना था या उन्होंने कोई रेप किया था, तो भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ और इनाम देने के लिए भी कायम हूँ। ये सब लोग बेगुनाह लोग थे। फूलन के हाथों अगर कभी कोई सताया हुआ रहा हो और उसने हत्या कर दी हो, तब यह हत्या ठीक है। जिस दिन अफजल गुरु को फांसी हुई, हाँ,
वो मेरे साथ ही थे।